अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। भाई अभी लैपटॉप लगा हुआ है अपडेट करना, तो थोड़ी देर लगेगी। जब तक मैं थ्योरी समझाऊँगा, थंबनेल से देख के तो समझ गए होगे, ऐसी बात है। भाई पहली चीज़ ये है, गौर से सुन लेना, स्किप नहीं करना चीज़ों को। एक एक बात मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये चल रहा है, सही है, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि देखो, हमारे पास पहली चीज़ है, जैसे कि मैंने एक लेक्चर पहले भी बनाया था जो कि वेरियल इक्वेशन का था। उसमें मैंने कुछ थ्योरी डिस्कस की और फिर मैंने न्यूमेरिकल्स कराए। अब बात ये है, अच्छा अगर पंखे की आवाज़ आ रही हो तो भाई थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, क्योंकि गर्मी इसमें बहुत शदीद हो रही है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, ठीक है। अब बात इस तरीके से देखो, हमारे पास 4 इक्वेशन है ना। एक ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन है, एक सोवरेडलिच है, सॉरी एक रेडलिच है, फिर सोवरेडलिच आती है, फिर पैंग-रोबिन्सन आती है, सही। एक न्यूमेरिकल का पैटर्न भी समझ गया ना, सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे कि करना किस तरीके से, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी ये कि पहले इनकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। थ्योरी समझे बगैर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल कहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो ये इन चीज़ों में आके फंस जाओगे। मैं बिल्कुल रेलेवेंट थ्योरी समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा थ्योरी कुछ भी नहीं समझाऊँगा। तो थ्योरी समझनी पड़ेगी भाई, ये कड़वे घूंट सहने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और चलो भाई, अब यहाँ से जब तक लैपटॉप की अपडेट चल रही है, जैसे अपडेट हो जाएगा फिर मैं लैपटॉप की स्क्रीन से भी चीज़ें शो कर दूँगा, ठीक। उम्मीद है कि क्लियर नज़र आ रहा होगा। लो भैया, दोबारा 35 पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि, अच्छा भाई, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि खुल गया, शुक्र लैपटॉप खुल गया। सबसे पहली देखो चीज़ ये है हमारे पास कि सबसे पहले तो ये कैमरा सही हो गया ना, कैमरे ने जीना हराम किया मेरा। भाई सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आई थी गैस की ना। गैस में दो चीज़ें, एक है मॉलिक्यूल का साइज़ और एक है मॉलिक्यूल का शेप। भाई थ्योरी समझनी पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, मैं ख़ुद नहीं समझा पाऊँगा, ठीक। अब यहाँ पे दो कॉजेज़ हैं जो कि मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को चेंज करेंगी। मॉलिक्यूल का फिर वॉल्यूम क्या होगा, मॉलिक्यूल वॉल्यूम चेंजेस, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इस वजह से क्या होगा, चेंज होगा। अब सबसे पहले क्या हुआ, आइडियल गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, और चाहो तो 2x पे देख लेना भाई, तो जल्दी जल्दी तुम लोग हो जाएगा। उसमें 3 किस्म की इक्वेशन हम अक्सर देखते हैं, PV इक्वल्स टू NRT या PV इक्वल्स टू RT जो कि 1 मोल के लिए, या PV इक्वल्स टू ZRT, सही है। ये तीनों तकरीबन एक ही चीज़ हैं। फिर उसके बाद आई वंडरवॉल, वैंडरवॉल इक्वेशन आई। अब वैंडरवॉल साहब ने क्या किया, वैंडरवॉल साहब ने एक इक्वेशन बनाई, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी P इक्वल्स टू क्या था इसके बाद RT, इसके बाद था V माइनस B, कुछ ऐसा ही था, माइनस A और V स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो जब वैंडरवॉल इक्वेशन आई ना, वैंडरवॉल इक्वेशन के बाद जो प्रॉब्लम आई वो इसमें आई, A में। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। ये A बेसिकली मॉलिक्यूल का शेप को एक्सप्लेन करता है, तो ये मॉलिक्यूल वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा था। तो रेडलिच साहब ने क्या किया, वो रेडलिच और कॉन्ग साहब ने मिलकर क्या किया कि इसको चेंज किया, और इसको चेंज ऐसे इस तरीके से किया कि AT V प्लस B, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाई। तो उसके बाद जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, टिशू कहाँ गया,
कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनी, P इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस का ए टी वी प्लस बी। अब यहाँ पे बहुत सारी अब हमको लगेगा ये ए और टी मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि ए टी का फंक्शन है। जिस तरीके से ऐसे फंक्शन की फॉर्म होती है ना, ये ए टी का फंक्शन है। और ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है रेडलिच-कॉन्ग इक्वेशन। और ये रेडलिच-कॉन्ग इक्वेशन की प्रेशर फॉर्म है, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो पहली जो फॉर्म है वो ये है, दूसरी फॉर्म हमारे पास ये है, ठीक। अब इसको मैं दिखाता हूँ बुक से। अब इधर देखो भाई, यहाँ पर ना मैं कोशिश करता हूँ उसका साइज़ ज़रा बढ़ा दूँ ताकि और क्लियर हो जाए। उम्मीद है अब क्लियर हो गया हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया। अब सही है भाई। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना इक्वेशन आपको दी हुई है, बस अब सही है। ये देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है जो मैंने अभी समझाई थी। ये इक्वेशन नंबर 3.40 है, एडिशन 9 यूज़ हो रहा है ये। अरे रुक जा भाई, क्या हो गया। और पेज नंबर 97 है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है। अब इसका जो मैंने लिखवाया ना वो ये वाली चीज़ लिखवाई है, लेकिन अब ये z वाला जो पार्ट है, ये मैं एक और दिखा देता हूँ। z वाली फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। z वाली फॉर्म भी मैं दिखा देता हूँ। ये रही z वाली फॉर्म। और ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हम ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रेशर फॉर्म मैंने क्योंकि वेंडर वॉल से कनेक्शन करके समझाई है, इसलिए वो तस्करा करना लाजमी था। उसी को जब मैथमेटिकली अलजेब्रा सॉल्व करता हूँ और कुछ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाऊंगा, पहले समझनी पड़ेगी, तभी जाके न्यूमेरिकल्स में चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक एप्सिलॉन है, एक सिग्मा है। एप्सिलॉन हमारे पास हो जाता है 0 फॉर द रेडलिच-कॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि सोव रेडलिच-कॉन्ग में भी वही होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फ़ौरन छलांग नहीं मार रहे। रेडलिच-कॉन्ग में ये हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा क्या हो जाएगा 0, और सिग्मा कह रहा हूँ सॉरी, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और सिग्मा हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक। और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, अगर भाई आप लोगों को पढ़ने की तौफीक ज़रा हो जाए तो ज़रा इस वाले को और ये जो ये पूरे दिए हुए हैं इनको पढ़ लेना। ये मोस्टली वेपर्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर आगे मैं ज़रा थ्योरी में अगर चलूँ तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। देखो, पहली दिख रही है बीटा और दूसरी दिख रही है हमारे पास क्यू। बीटा और क्यू दिख रही है। और बीटा और क्यू को निकालना किस तरीके से, अब ये थोड़ा सा मामला देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेडलिच-कॉन्ग की बात की, रेडलिच-कॉन्ग की प्रेशर फॉर्म दी, ठीक है। फिर हम रेडलिच-कॉन्ग की z वाली फॉर्म देखी, z वाली ये दो फॉर्म्स थी, ठीक। z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। उसके बाद ये बीटा और ये क्यू और बीटा, ये सब क्या है, ये मैंने इस पिछले लेक्चर्स में मैंने क्लियर किया है ना, उसमें उसको जाके देखना। तो बीटा है ना, अब ये बीटा निकलेगा किस तरीके से, ये पेज नंबर 99 पर गिवन होगा। ये पेज नंबर 99 पर गिवन होगा, ये रहा। देखो, एक तो बी ये रहा, एक तो क्यू ये रहा। एक इस तरीके से निकल सकता है, लेकिन हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे इस वाले फार्मूले के लिए। हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 3.50 ये, ठीक है। दिखने में मुश्किल लग रही है, बहुत आसान करके इंशाल्लाह समझाऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। बीटा इस फार्मूले से निकलेगा, क्यू इस फार्मूले से निकलेगा। देन जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो हम इसमें बीटा में पुट कराएंगे, क्यू में पुट कराएंगे, बीटा में पुट कराएंगे, बीटा में पुट कराई जाएगी वैल्यू,
और देन हमारे पास पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है जिनको समझना लाजमी है, समझते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2 फार्मूले दिए हुए हैं, एक बीटा का है, बीटा निकालने का, एक क्यू निकालने का। अब यहाँ पर एक बात मेरी गौर से समझना कि भाई यहाँ जो अल्फ़ा टी आर दिया हुआ है ये बेसिकली फंक्शन है, ठीक है। तो अल्फ़ा टी आर हमारे लिए हर इक्वेशन के लिए अलग होता है और ये हमारे पास निकलता है टेबल 3.1 से। अभी मैं टेबल 3.1 दिखाऊंगा, समझने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले सिग्मा कह रहा हूँ, इसको साए कहते हैं, साए, ठीक है। साए अल्फ़ा टी आर होगा और सिग्मा टी आर। टी आर क्या है? रिड्यूस प्रेशर है, ये रिड्यूस टेम्परेचर है, ये रिड्यूस प्रेशर, ये रिड्यूस टेम्परेचर है, ये ओमेगा है। ओमेगा भी टेबल 3.1 से आएगा, मोस्टली चीज़ें टेबल 3.1 से आएंगी, ठीक है। अब टेबल 3.1 कहाँ है? टेबल 3.1 देखते हैं, टेबल 3.1, ठीक है, ये रहा टेबल 3.1। अब टेबल 3.1 में एक चीज़ देखना भाई कि अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा हमारे पास वंडरवॉल के लिए ये दिया हुआ है, आर के लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, ठीक है। अब थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, देखो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा टी आर किसके बराबर है? टी आर -1/2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा टी आर है, अल्फ़ा टी आर किसके बराबर है? टी आर -1/2 के। अब जब टी आर -1/2 के बराबर अल्फ़ा है, यहाँ पे गौर से देखना, साए, उसके बाद अल्फ़ा टी आर। देखो रेडलिच कॉन्ग का मैंने कॉलम दिखाया था, रेडलिच कॉन्ग का कॉलम देखना, यहाँ पे दोबारा देखते हैं भाई, रेडलिच कॉन्ग का कॉलम देखो, रेडलिच कॉन्ग के कॉलम में क्या है? टी आर -1/2 के बराबर है। तो रेडलिच कॉन्ग की ही केस में हम टी आर को -1/2 डालेंगे, तो टी आर -1/2 सिग्मा टी आर। इस टी आर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो साए टी आर -1/2 और ये हो गया -1। भाई जब ऊपर लेके गए तो वो टी आर की पावर -1 में चली गई, तो -1 को हमने ऐड कराया, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा और ये हो गया टी आर -3/2। ऐसे फार्मूला इसका बना। तो क्यू निकालने का फार्मूला जब भी रेडलिच कॉन्ग में इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना कि आर के वाले केस में हमारे पास सिग्मा ये होगा, ठीक है, एप्सिलॉन 0 है, तो 1 और 0 है, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से इक्वेशन बन जाएगी रेडलिच कॉन्ग की। रेडलिच कॉन्ग की जनरल इक्वेशन क्या थी? रेडलिच कॉन्ग की जनरल इक्वेशन ये थी, कहाँ चली गई? ये वाली नहीं थी, तो लिक्विड के लिए रेडलिच कॉन्ग की ये रही, ठीक है। तो अगर इस एप्सिलॉन की जगह 0 पुट हो जाए तो बीटा भी 0 हो जाएगा, तो z बच जाएगा सिर्फ। अगर इस सिग्मा की जगह 1 लग जाए, यानी जो वैल्यू थी टेबल 3.1 में क्या थी, ये रही 1 थी रेडलिच कॉन्ग के लिए, तो रेडलिच कॉन्ग के लिए जब 1 यहाँ पे लग जाएगा तो z प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। तो z माइनस बीटा, z इंटू z प्लस बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी? कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन, z1 प्लस बीटा माइनस क्यू बीटा, और फिर नीचे ब्रैकेट नीचे बना रहा हूँ मैं, ठीक है, z माइनस बीटा, z इंटू z प्लस, और एक सेकंड में स्क्रीन को वाइट करूँ ताकि दिखे, कहाँ चला गया कर्सर, प्लस बीटा,
ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, समझाने का मकसद, स्क्रीन पे ही लिख देने का मकसद ये है कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया जाए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, हमारे पास यहाँ पर, अरे भाई नीचे जाओ ना यार, लैपटॉप हैंग हो रहा है ना, चार्ज पे लगा हुआ है। अच्छा, आर के लिए हमारे पास अल्फ़ा टी आर क्या होगा, ये होगा। आर के लिए सिग्मा क्या होगा, 1 होगा। और आर, ये 3 चीज़ें यानी ये सारी हैं। लेकिन अगर आर के की फॉर्म दी जाएगी, यानी रेडलिच-कॉन्ग जब इस्तेमाल कर रहे होंगे, मेनली लेक्चर बनाने का मकसद रेडलिच-कॉन्ग की थ्योरी को पहले क्लियर करना है। जब रेडलिच-कॉन्ग हम यूज़ कर रहे होंगे तब हम ये यूज़ करेंगे, यही वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे टेबल में से देखते हुए। चाहे साई की जगह ये लगेगा, ओमेगा की जगह ये लगेगा। लेकिन जब 100 आर के पर आएंगे तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब 100 आर के में मसला ये आता है, या पैंग रोबिन्सन में मसला ये आता है, अभी आगे हम पढ़ लेंगे इसको, कि ये क्या चीज़ है, अजीब सी लग रही है ना देखने में, कि ये है क्या। तो इसको समझते हैं ज़रा, ये क्या है। भाई यहाँ पे दिया हुआ है टी आर, और क्या था, और ये था टी आर, सॉरी अल्फ़ा पे बात कर रहे थे ना, अल्फ़ा इंटू टी आर ओमेगा। यानी ये बेसिकली ये जो अल्फ़ा है ना, ये इन 2 चीज़ों का फंक्शन है। ठीक है, यानी इसका और इसका ये चेंज होंगे तो अल्फ़ा चेंज होगा, जाहिर सी बात है। और इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला नीचे पेपर में लिखा हुआ आएगा। फार्मूला अल्फ़ा एस आर के लिए ये, अल्फ़ा टी आर के लिए ये चीज़ें पेपर में लिखी हुई आएंगी, पूरा एक टेबल बना हुआ आएगा। ठीक है, अब फिर एक और चीज़ बचती है, ये क्या है, ये डैगर डबल डैगर्स होते हैं निशानी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करनी है मुझे पता थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा भाई, इतना फ्रीक्वेंट नहीं चल रहा ना मेरा लैपटॉप। अब यहाँ पे एक और चीज़, यानी ये दोनों का फंक्शन है, और इस हमें आर के की कंडीशन में ये वाला पुट कराना है, एस आर के की कंडीशन में, या पी आर यानी पैंग रोबिन्सन की कंडीशन में ये लंबे लंबे फार्मूले लगने हैं। अब इनमें ये क्या चीज़ है, ये असेंट्रिक फैक्टर है। ये हमारे पास टेबल से आएगा, टेबल B.1 से। वो B.1 का अपेंडिक्स आपको लेकर जाना होगा पेपर वाले दिन। ठीक है, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इन सारी थ्योरी से रिलेटेड थी एग्जाम्पल 3.9 में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा किया था ताकि समझ में चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके बाद किसी को समझ में ही नहीं आया, तो इसीलिए मैं इतनी लंबी थ्योरी कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझसे कहा गया था। ठीक है, उसके बाद अब रेडलिच-कॉन्ग मुझे पता थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अभी जब न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे उसकी, तो फिर इंशाल्लाह वो मज़ीद क्लियरेंस की तरफ जाएगी। मोबाइल गर्म नहीं हुआ, सही है। अब आ जाओ भाई वापस उसकी तरफ ना, है गुर्बत। अब सोव रेडलिच की बात आती है। अरे यार चल जा भाई, सोव रेडलिच की बात आती है। अब सोव रेडलिच में क्या है, सोव रेडलिच में असल इस बुक में जो फार्मूला मैंने अभी शो किया था ना, वो था बेसिकली एवेल्यूएटेड फार्मूला। मैं कंप्रेस्ड फार्मूला लिखवाता हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि अल्फ़ा नज़र आ रहा है, अल्फ़ा एस आर के डिपेंड कर रहा है रिड्यूस टेम्परेचर और ओमेगा यानी असेंट्रिक फैक्टर पर, जिसका फार्मूला है ब्रैकेट में 1 + m × 1 - का टी आर अंडर रूट में, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट क्लोज। हमें एस आर के की कंडीशन में जब अल्फ़ा मालूम करना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा क्यों मालूम करना होगा, क्योंकि वो फार्मूले के अंदर गिवन होगा, और उस फार्मूले की वजह से हमें अल्फ़ा पहले निकालना पड़ेगा, देन हम उस फार्मूले में पुट करेंगे।
अभी मुझे पता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये थ्योरी पढ़ाना ज़रूरी है। अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, अभी जब न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। लंबी वीडियो है भाई, ये कमर कस लेना। उसके बाद इस सोव रेडलिश की कंडीशन में भी बीटा कैसे निकालेंगे, सिग्मा पी आर बाय टी आर, बुक में भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और इसमें इस तरह हमारे पास डैगर लगेगा। अब हम पैंग रोबिन्सन की कंडीशन में किस तरीके से निकालेंगे, पैंग रोबिन्सन में भी बता देता हूँ। बस थ्योरी पार्ट एंड हो गया, बस 20 मिनट लेना था मुझे आपके, वरना अलग से मैं थ्योरी बनाता तो इतनी लंबी बन जाती थ्योरी। पैंग रोबिन्सन में क्या है बेसिकली, पैंग रोबिन्सन में अल्फ़ा पी आर डिपेंड कर रहा है टी आर ओमेगा पर, इज इक्वल्स टू 1 + m1 माइनस अंडर रूट टी आर ब्रैकेट बंद, और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। बुक में सैम को पूरा खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है ना, तो उस एम को कैसे निकालेंगे वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जस्ट यहाँ पे मुझे थ्योरी समझानी थी, ये लिखा हुआ आएगा 3.1 का टेबल, सारे क्वेश्चन आएंगे और फिर नीचे 3.1 का टेबल बना हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद है थ्योरी जितनी करवा सका मैंने करवाई। अच्छा, पैंग रोबिन्सन की कंडीशन में ना, पैंग रोबिन्सन की कंडीशन में हमारे पास जो दो मैंने रेडलिच कॉन्ग में वो करवाया ना, एक एप्सिलॉन था, एक सिग्मा था, तो इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। पैंग रोबिन्सन में दोनों की वैल्यूज़ अलग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रेडलिच कॉन्ग में भी लगाया, सोब रेडलिच में भी लगाया, बहुत कन्फ्यूजन है। खैर, अब हम दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करते हैं, दो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो बुक की तरफ चलते हैं। अब देखो भाई, जिस असेंट्रिक फैक्टर की मैं बात कर रहा था ना, वो निकलेगा 652 पेज नंबर है, एडिशन 9 है। वो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट, तो खैर ये कहाँ से हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर स्पीशीज़, यहाँ से पेज नंबर 650 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबके दिए हैं, हमारे पास जो जो सब्सटेंस आती जाएगी वो हम यहाँ से लेते जाएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, सारी चीज़ें हमने यहीं से लेनी है, और ये पेपर वाले दिन लाजमी लेकर जाना है, प्रिंट करवा के फ़ोटोकॉपी शॉप पे मिल जाएगा ये आप लोगों को ना। तो ये सारी चीज़ें। अब एक बात याद रखना कि रेडलिच कॉन्ग की दो फॉर्म्स हैं बेसिकली ना, फॉर जेड में दो फॉर्म्स हैं, एक लिक्विड के लिए, एक गैस के लिए। गैस के लिए अलग फार्मूला, लिक्विड के लिए अलग फार्मूला। मोस्टली तो खैर गैस ही आती है हमारे पास, लिक्विड कम आता है, लेकिन अगर लिक्विड आए तो वहाँ पर लिक्विड का फार्मूला लगेगा, गैस का फार्मूला लगा के ये मत बोलना मेरा पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, पता नहीं क्या हो गया, तो ये हरकत नहीं करना भाई। अब फाइनली न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आ रहा है, देखो 3.9 एक बार देख लेना, ये वाली जो मैंने करवाई थी, उसका बहुत डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ होगा यूट्यूब पर, वो जाके देख लेना। मेरे ख्याल से शायद 2 लेक्चर पहले बताया था मैंने। और ये कहाँ गया, ये रहा 3.48 की तरफ चलते हैं। बीच में मैं वीडियो बार बार रोक नहीं सकता यार, हाथ ऊपर करना पड़ता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है कैमरा, तो काम चलाओ ज़रा। 2x पे देखना। 3.47 का ना 48 करने, पहले 48 कर लेते पहले, ठीक है। हमें कह रहा है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड यानी BCl3 कह रहा है Z कैलकुलेट करना है और V कैलकुलेट करना है। फॉर बोरोन ट्राइक्लोराइड यानी बोरोन ट्राइक्लोराइड के लिए हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और मोलर वॉल्यूम, जिसमें टेम्परेचर जो उसका होगा वो 300 केल्विन होगा, यानी 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, और प्रेशर कितना है 1.5 बार। बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें इस इक्वेशन से इस वाली से हमें क्या करना है, निकालना है। फर्दर इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन कर दी है, हालांकि हम टेबल से निकाल सकते हैं, टेबल से निकालेंगे तो हमें बोरोन ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। बोरोन ट्राइक्लोराइड
खैर हम इसमें देखने में टाइम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल ना। अच्छा भाई, मुझे ना वीडियो की ओरिएंटेशन का नहीं पता, वीडियो उल्टी रिकॉर्ड हो रही है, सीधी रिकॉर्ड हो रही है, वो तो जब रिकॉर्ड होकर निकलेगी ना तभी पता चलेगा। पता नहीं कैसी रिकॉर्ड हो रही है भाई, ये शायद हो सकता है लंबे में रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले अब क्या करना है, हमें ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन 3.38 की इक्वेशन है, वो 3.38 की इक्वेशन यहाँ पे दी हुई होगी। कहाँ चली गई 3.38? ये 3.38 मिल रहा है यार, सही है। ये इक्वेशन दी हुई है, वेरियल इक्वेशन है। हमें कहा है पहले कि z और v हमें इससे मालूम करने हैं, तो इसमें सबसे पहले अल्ट्रेशन वगैरह लगेगी। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस। अब सबसे पहले हमने, अच्छा वीडियो ही पॉज नहीं हुई यार, माशाल्लाह। वेरियल इक्वेशन है 3.38 हमें यूज़ करनी है, मैंने दिखाई है अभी। उसके बाद सबसे पहले देखो डेटा बनाना है, डेटा कम्प्लीटली बना देना। 300 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद प्रेशर है, ये रहा। उसके बाद हमें जनरल गैस कांस्टेंट दिया हुआ 83.14। 8.314 क्यों नहीं लिया? 8.314 होता है भाई, यहाँ पर आपको जो यूनिट दिया गया ना सेंटीमीटर में, वो ठीक है, इसलिए मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे 83.14 लेंगे, 8.314 नहीं लेंगे। उसके बाद TC हमारे पास 452 है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होगा तो आपको अपेंडिक्स से निकालना पड़ेगा। PC हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर हमें गिवन है। असेंट्रिक फैक्टर हमें निकालना होगा, वैसे क्वेश्चन में गिवन है। और B हमें ऑलरेडी गिवन है, जहाँ जब निकालना होगा तो बता दूंगा कैसे निकालना है, वो पिट्ज़र का रिलेशन इस्तेमाल होता है उसके लिए। और C भी हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने पूरा एक डेटा इसका डिज़ाइन करना है इस तरीके से। देन हमें सॉल्यूशन की तरफ चलना है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ वगैरह फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रिड्यूस टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो हमने गिवन टेम्परेचर रखा 300 केल्विन, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था बोरॉन ट्राइक्लोराइड के लिए, ये 452 था। दोनों को डिवाइड कराया, 0.6637 आंसर आया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चीज़ मालूम है कि ये आइडियल वॉल्यूम है, ये बेसिकली ना, ठीक है। मैं V और इसके सब्सक्रिप्ट में आइडियल लिखना मैं भूल गया हूँ लिखना। तो हमें आइडियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो 16,628 आ गया आइडियल वॉल्यूम, ठीक है। वैसे तो पॉइंट में शायद आएगा 16,628 मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें पार्ट A में कहा गया था कि ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन से क्या करना है, आपने Z बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें ये पता था। उसके बाद हमने बेसिकली निकालना क्या था, निकालना था हमें वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम निकलेगा फिर Z निकलेगा इस ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन के केस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। हमने क्या किया, Z की जगह PV/RT, ये अभी मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी ज़रूरी है। PV/RT को इस Z की जगह फिक्स करा, तो जब इस Z की जगह फिक्स करा तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। यहाँ से V को अकेला छोड़ देंगे, RT यहाँ डिवाइड थे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, P यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या टाइम हो रहा है, 2:40 हो गया। V/RT अपॉन P, और ये सब हो गए भाई, रात के इस वक्त 2:40 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद R की जगह हमने वैल्यू पुट कराया, T की जगह हमने टेम्परेचर पुट कराया, गिवन कराना, क्रिटिकल मत करा देना। प्रेशर हमने पुट कराया 1.5, फिर प्लस B की जगह हमने B का कांस्टेंट और C की जगह C का कांस्टेंट रखा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है V हमें मालूम नहीं था, तो हमने पहले आइडियल से स्टार्ट करना है। जब हमने आइडियल से स्टार्ट करना है तो आइडियल वैल्यू रखनी है। आइडियल वैल्यू हमारे पास RT/P हमने ऊपर क्या निकाला है 16,628, बस वही यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे निकालो वहाँ निकालो, बात तो एक ही है ना, बस जो यहाँ पर आया वो यहाँ पे रख देना पहले वाले केस में, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। आंसर में कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, स्टेप सही रखना।
अब ये आंसर आया। अब क्या यहाँ वाला वी भी चेंज कर देंगे? नहीं, यहाँ वाली वैल्यू 16,628 ही रहेगी, यहाँ वाले वी चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 16,628 आई, यहाँ वाले वी चेंज हो गए, ये वी चेंज हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, V2 हमारे पास नया आ गया। अब V2 और V1 को देखो, अलग अलग हैं, सेम आने चाहिए। अगली आइट्रेशन पे जाओ, V3 पे जाओ। V3 पे जब हम जाएंगे तो V2 हम यूज़ करेंगे, वही बात के 16,628 आया, और इन V की जगह हमने V2 पुट कराना है। तो हमारे पास क्या हुआ, V3 चल रहा है। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट समझाना भूल गया, उसमें भी इस तरीके से होगा, इसमें भी इस तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 15,860 आया। अब 15,860 और 15,861 ऑलमोस्ट करीब का है। कोई चाहे तो एक आइट्रेशन और कर ले इसी तरीके से कि वो 15,861 की जगह 860 रखे और पूरा निकाले आंसर, तो उसके पास V4 V3 के इक्वल आ जाएगा। सही है। और एक वक्त फिर ऐसा आता है आइट्रेशन में कि फिर बस वैल्यूज सेम आना शुरू हो जाती है, फिर वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो वो प्रीसाइज आइट्रेशन में V की वैल्यू कराती है, यानी प्रीसाइज वैल्यू ऑफ V। ठीक है। उसके बाद जब V आ गया, V हमारे पास कंफर्म हो गया कि भाई 15,860 था। ठीक, यानी 15,860। उसके बाद Z हमारे पास आएगा PV/RT, तो P हमारे पास 1.5 है, V हमारे पास ये आ गया, R हमारे पास ये आया, और T हमने गिवन टेम्परेचर रखा तो क्वेश्चन में गिवन था 0.954 आ गई। अब 0.954 और V हमारे पास 15,860 आई, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। तो जब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, हमने इसको सॉल्व करा, हमारे पास आ गई। किसके केस में आई, ट्रांसलेटेड वेरिएबल इक्वेशन के केस में आई। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट न्यूमेरिकल का क्या कहता था? ठीक है, अगला पार्ट न्यूमेरिकल का कहता था ट्रांसलेटेड वेरिएबल इक्वेशन टिल बी। ठीक, यहाँ पे देखना, द ट्रांसलेटेड वेरिएबल इक्वेशन 3.36 with a value of b from the generalized Pitzer correlation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.36 की इक्वेशन यूज़ करनी है, दिखा देता हूँ। ये या अल्लाह खैर, तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली यूज़ करनी है हमें। ठीक है, 1 + BP/RT, ये इक्वेशन यूज़ करनी है। 1 + BP/RT इक्वेशन 3.36 है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, हमारे पास पिट्ज़र का कोर रिलेशन है। मैं देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है मुझे जल्दी। तो पिट्ज़र का कोर रिलेशन है वो लगेगा। ठीक है, और B बेसिकली हमें फाइंड करना है। यार पिट्ज़र का रिलेशन अभी मिल नहीं रहा, मैं यहीं पे करा देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उनमें। ठीक है, मैंने अभी दिखाया। तो ये बेसिकली V तक की ट्रांसलेटेड वेरिएबल इक्वेशन होती है। ठीक, तो Z = 1 + B/V। अब सबसे पहले क्या होगा, हमें वही काम करना है जैसे वेरिएबल इक्वेशन में कंप्लीट में किया था। हमने इस Z की जगह ये वाली चीज़ पुट कराई, तो हमारे पास ये बना, V अकेला छोड़ दिया, RT/P आया, 1 + B/V आया। उसके बाद इन प्रीवियस पार्ट हमने RT/P सॉल्व किया था, क्या आया था, 16,628 आया था। हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर बना। हमने B यानी B का जो कांस्टेंट है वो हमें दिया नहीं गया इस इक्वेशन में। भाई ये उठा के पुट मत करा देना, ये जो सिर्फ है ना, ये सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके लिए हम जाते हैं पिट्ज़र के कोर रिलेशन पे। अब पिट्ज़र का कोर रिलेशन पेज नंबर 106 पर दिया हुआ है, इसीलिए मैं रेफरेंसेस लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बेसिकली दी हुई है, ये दो यूज़ करनी है, फिर B0 और B1 ऐड होगा, सेंटर फैक्टर के साथ होगा, और देन हमारे पास पिट्ज़र का कोरिलेशन आ जाएगा। 106 ही दिया हुआ था यहाँ पे। तो
अब बेसिकली यहाँ पे देखते हैं 1060 लिखा हुआ है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए ना, ताकि तसल्ली रहे ना यार, मैं गलत चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मिल ही नहीं रहा, कम वक्त मिल ही नहीं रहा, छोड़ो यार। बी ये दो चीज़ B0 प्लस सेंट्रिक फैक्टर और B1 इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और ये होगा, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब B0 सबसे पहले निकालना है 0.083, और ये हमारे पास था, अभी मैंने दिखाया है। इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन है, पिट्ज़र को रिलेशन आएगा। देखो भाई, पिट्ज़र का को रिलेशन है, ठीक है। ये देखो, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करना है B0 के लिए, और इसको यूज़ करना है B1 के लिए। तो B0 जस्ट इसमें रिड्यूस टेम्परेचर लगेगा, रिड्यूस टेम्परेचर जब लगाएंगे तो 452 आएगा। उसकी पावर लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन सारी सही, अच्छा सही है। ये तो रिड्यूस टेम्परेचर निकाला ना, रिड्यूस टेम्परेचर निकाल के यहाँ पे पुट कराया, जब पुट कराया पावर लगाई, हमारे पास पूरा सॉल्व हुआ, B0 हमारे पास आ गया, ठीक। उसके बाद अगला पेज हाँ, B1 हमने फिर फाइंड किया, B1 हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया, B1 आ गया हमारे पास। रिड्यूस टेम्परेचर की जगह रिड्यूस टेम्परेचर की वैल्यू रखने, पावर बहुत देख के रखना भाई, पावर याद करनी होगी। B1 आ गया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास पिट्ज़र की कंडीशन में ये चीज़ भी है, B कैप, BPC यानी PC बेसिकली क्रिटिकल प्रेशर R इंटू TC यानी जनरल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसको इससे कंपेयर कराएंगे और फिर B को अकेला छोड़ेंगे, बाकी चीज़ों उधर भेज देंगे, फिर फाइनली हमारा B आएगा। डायरेक्ट पिट्ज़र का रिलेशन हम यूज़ वो वाला नहीं करेंगे जो हम A के लिए करते थे। यहाँ पे अगर मेरे पास मिल जाए ना, अभी देखो यहाँ पे चीज़ दी हुई है, ये रहा, हाँ मिल तो ये सामने ही तो है आंखों के, ये दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके हमारे पास ये जो B दिया हुआ ना, ये बेसिकली आ जाएगा। और चूँकि सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है ना, ये देखो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है ना, तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट वाले काम करना होगा, ऐसी बात है। तो हमने क्या किया, B को अकेला छोड़ा, बाकी एक तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं रात में, इस वक्त रात का वो 2:50 हो रहा है, कब स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग मैंने पता नहीं। तो B इज इक्वल्स टू -780 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक। अब ये जो B आया है, हम इस B को पुट कराएंगे किसमें, जो B तक वाली ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन थी -780.8, ठीक है। तो ये वही पुट कराया हमने, क्योंकि V हमने निकाल लिया था आइडियल कंडीशन पे ना, और ये हमारे पास हमने ये पुट करा दिया, तो V हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे दोबारा आइट्रेशन होगी, क्योंकि हमें यकीन तो नहीं है ना V के इक्वल आया नहीं आया। तो यहाँ पे आइट्रेशन करी, 16,628 पहले यहाँ पे ये रखा था, आइडियल रखा था, अब हमने रियल रखना शुरू किया। जिस तरह रियल करते 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 जाएंगे रियल आता जाएगा। तो हमने 15,809 निकाला, उसके बाद 15,809 निकाल यहाँ पे रखा, तो 15,807 आया। पूरी चीज़ वही रखनी है, बस सिर्फ यहाँ की V की चेंज होगी। उसके बाद V की चीज़ चेंज होगी यहाँ पे, फिर 15,807 आया, 807 पुट कराया, तो 806.64 आया। करीब करीब तो किसी को दोबारा करानी हो तो ये इक्वेशन यूज़ कर लेना। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद Z है, Z हमारे पास क्या है, Z निकालना होगा, तो V Z उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो या फिर इस फार्मूले से निकालो, दोनों ओरिजिनल V को आइडियल V से डिवाइड कर लो, ये आएगा, तो 0.951 हमारे पास Z आ गया। चाहो तो उस फार्मूले से भी कर लेना जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कराया था, ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं चीज़ें यार, ठीक है। उम्मीद है ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक। हम आते हैं अब रेडलिच-कॉन्ग इक्वेशन पर। रेडलिच-कॉन्ग में अब सबसे पहले क्या है, हमें मालूम है कि ये वाली इक्वेशन थी, चूँकि गैस है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गैस है, तो ये पूरी चीज़ है।
और मैंने इसकी थ्योरी में कैलकुलेशन बताई थी कि ये जब जाएगा तो ये z इंटू जेड प्लस बीटा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझाना चीज़ को बड़ा मुश्किल है, तो अब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सही से समझना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। बीटा मैंने शुरू में दिखाया था बुक में कि बीटा दिया हुआ है, पी आर अपॉन टी आर, दोनों की रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ को आपस में डिवाइड कराना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करा देना है। अब ओमेगा बेसिकली दोनों, पहले तो हमने रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस टेम्परेचर निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया। रेडलिच कॉन्ग की कंडीशन पर अलग से निकालना। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ओमेगा हमने कहाँ से निकालना है, ओमेगा निकालना कैसे है ना, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से निकालना है ओमेगा, ओमेगा भी है बीटा भी। अच्छा, ये आ गया ओमेगा। हमने कहाँ से निकाला, रेडलिच कॉन्ग की कंडीशन पर ओमेगा 0.08664 है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पुट कराया 0.08664, ये दिया हुआ था, यहाँ पे पुट करा दिया। पी आर टी आर, पहले पी आर फिर टी आर दोनों यहाँ पे निकाले, और फिर पी आर की जगह पी आर पुट कराया, टी आर की जगह टी आर पुट कराया। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही वाला पुट कराया, तो फिर बीटा हमारे पास ये आ गया। अब ये जो बीटा दिया हुआ था ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। मुझे अब क्यू निकालना है। क्यू का फार्मूला मैंने ये बताया था, थ्योरी में ये आया है, और ये बना कैसे था ये भी बताया था, इसीलिए कह रहा हूँ था थ्योरी देख लो। जिसने स्किप किया वो वापस जाएगा थ्योरी देखे पहले। क्यू साई निकालना है रेडलिच कॉन्ग की कंडीशन पर, तो साई हमें निकालना है रेडलिच कॉन्ग की कंडीशन पर, तो 0.42748 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पुट कराया 0.42748। मेरे पास जगह तो थोड़ा सा टाइम का भी इशू हो रहा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और ओमेगा कहाँ से निकालना है, ओमेगा यहाँ से निकालना है 0.8664, तो हमारे पास 0.864 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टी आर हमारे पास क्या आया, रिड्यूस टेम्परेचर 0.6637 और माइनस का 3/2, तो क्यू हमारे पास क्या आ गया 9.125 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, आइटरेटिव वैल्यू को फाइंड करना है, यानी z फाइंड करना है। ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन में और सेकंड वेरियल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में हमने पहले v फाइंड किया। रेडलिच कॉन्ग में और सोब रेडलिच और पैंग रोबिन्सन में हमने पहले z फाइंड करना है, तो हमने z फाइंड किया पहले। जब z फाइंड, भाई करंट लग गया, करंट कैसे लगा जी, शायद चार्ज पे लगा हुआ इसलिए हुआ। उसके बाद नाउ फॉर आइटरेटिव वैल्यू। अब आइटरेटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमने, अब यहाँ पे एक बात देखना, आइडियल कंडीशन से हर चीज़ को स्टार्ट करना होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, एक रियल चीज़ पर पहुँचते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई जो सोचोगे उससे कमतरी मिलेगा, तो पहले हाई सोचो, फिर उससे नीचे 100 सोचोगे तो 80 पे जाओगे, सोचोगे 80 तो 50 पे चले जाओगे। तो हमें आइडियल सोचना है। z इक्वल्स टू 1, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है कि आइडियल जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैंने सबको समझाया है, उसमें मैंने बताया था कि 1 के इक्वल जब z होता है तो आइडियल गैस होती है, अगर 1 से कम तो फिर वो डेविएशन, 1 से ज़्यादा वो डेविएशन होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो फार्मूला था, हमने इसमें बस z की जगह 1 और 1 पुट करना है, यानी z इंटू जेड प्लस बीटा में z की जगह 1 पुट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये देखो बीटा ये निकाला, तो सबसे पहले देखो z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा की जगह, यार मेरे पास बॉल पेन नहीं है, बॉल पेन है, बीटा की जगह हमने क्या पुट कराया, हमने पुट करा दिया, मैं खुद ही भूल गया कहाँ था बीटा, ये रहा 0.038, एक सेकंड माजरत भाई, पुट करने में मिस्टेक हुई थी, 0.05050। ठीक है, इस तरीके से आया। वैल्यूज़ बहुत सोच समझ के रखना भाई, बहुत टिपिकल खेल है वैल्यूज़ का। माइनस आया, क्यू की जगह क्यू लगाएंगे, बीटा की जगह बीटा लगाएंगे, तो क्यू हमारे पास क्या आया 9.125 आया, बीटा हमारे पास ये था, हमने दोनों मल्टीप्लाई करा दी 9.125 और ये 125 पर आएगा अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 0.05009। ठीक है,
अरे मेरी कमर। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूला था z इंटू जेड प्लस बीटा, तो z इंटू जेड प्लस बीटा, तो 1 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो 0.0954 आया, 9594, ठीक है। अब z की जगह हम, यानी इस 1 की जगह, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। आइट्रेशन स्टार्ट हो गई अब, तो हम फॉर सेकंड आइट्रेशन, एक सेकंड यार, अब सही है। फॉर सेकंड आइट्रेशन z इज इक्वल टू 1 प्लस, वही हुआ, हमने जस्ट, ये हमारे पास क्या था, z था, ये z था और ये z था, ठीक, हमने पुट कराए, हमारे पास आंसर आ गया। फिर आइट्रेशन थर्ड टाइम करी, 0.9575 आया था पिछली बार, हमने वही रखी 0.9575, 0.9575, 0.9575, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद ये हुआ, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट कन्वर्ज्ड है, एक छोटे से डेसिमल का फ़र्क है यार। किसी को आइट्रेशन मज़ीद करने का शौक़ हो रहा हो तो वो कर सकता है, ठीक है। नाउ फॉर मोलर वॉल्यूम, अब मोलर वॉल्यूम इसी फार्मूले से मालूम करेंगे। z हमने ये वाला रखना है, z 83.14, ये हमें पता होता है, कांस्टेंट है। 300 हमारे पास, 320 था, 300 था, 320 था शायद, 300 था, 300 सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आइट्रेशन 300 केल्विन रखी, और सॉरी टेम्परेचर 300 रखा और प्रेशर की जगह 1.5 आ गया, तो V इज इक्वल टू 15890 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास अगली जो इक्वेशन आती है, जो हमें कहा गया है, वो है पेज नंबर आगे, सोव-रैडलिच-कॉन्ग, ठीक है। सोव-रैडलिच-कॉन्ग में और रैडलिच-कॉन्ग में फ़र्क क्या है, फ़र्क समझना, अल्फ़ा का फ़र्क आएगा। रैडलिच-कॉन्ग और सोव-रैडलिच-कॉन्ग में भी और पेंग-रोबिन्सन में भी, तीनों में यही इक्वेशन इस्तेमाल होती है। रैडलिच-कॉन्ग में अल्फ़ा का इतना बड़ा खेल नहीं है, सोव-रैडलिच-कॉन्ग में अल्फ़ा का बड़ा खेल है। रैडलिच-कॉन्ग में अल्फ़ा TR माइनस 1/2, जो मैंने पावर में बताया था, 3.1 वाले उससे देख लेना, ठीक है। सोव-रैडलिच-कॉन्ग में अल्फ़ा इस वाले फार्मूले से निकलेगा, ये भी टेबल 3.1 में दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद पेंग-रोबिन्सन में हमारे पास एप्सिलॉन और सिग्मा की वैल्यू चेंज होंगी। अभी फ़िलहाल हम इस पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, बीटा फाइंड करना होगा। बीटा हमने फाइंड किया सिग्मा PR/TR, बहुत आसान सी चीज़ थी, हमने मालूम किया। B इक्वल्स टू, इसकी जगह ये रखा, PR की जगह ये रखा, TR की जगह ये रखा, हमारे पास आंसर आ गया करेक्ट। उसके बाद Q इज इक्वल्स टू अल्फ़ा TR, ये अल्फ़ा TR मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि बता रहा है कि अल्फ़ा का फंक्शन, TR का फंक्शन होगा बेसिकली अल्फ़ा, ठीक है। यानी रिड्यूस टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो अल्फ़ा चेंज होता जाएगा। अब अल्फ़ा बेसिकली किसका है, अल्फ़ा SR के, ठीक है। अब ये अल्फ़ा और S और R और के, ये मत बोल दो ना कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अल्फ़ा SR के मतलब ये है कि ये SR के की कंडीशन का अल्फ़ा है, और उसको बेसिकली अगर इस तरह लिखना चाहो तो ज़्यादा बेहतर है, SR के इंटू TR ओमेगा, इस तरह लिखो और फिर ये पूरा सॉल्व करो तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो अंदर ना ओमेगा भी है, और मैंने क्वेश्चन की कंडीशन में भी दिखा दिया था कि ये देख लो यहाँ पे, अरे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी अल्फ़ा SR के और डैगर लगाना ज़रूरी नहीं है, आप डैगर के बगैर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और हमने पूरी चीज़ छापनी है, जैसे हमने रिड्यूस टेम्परेचर लिखना है, असेंट्रिक फैक्टर भी हमें दिया हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, गलत हो जाती है कैलकुलेशन। लाजमी कोई ना कोई मुझे ये कहेगा, यार इसका ना आंसर तुमने गलत निकाला, 1.2401 नहीं आ रहा, 1.0 समथिंग आ रहा, 1.1 आ रहा है। कैलकुलेशन भाई
देखो इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करना, फिर क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, और फिर एंड में जो आंसर आए फिर उसका स्क्वायर निकालना, फिर आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमने अल्फ़ा भी निकाल लिया। हमने अल्फ़ा क्यों निकाला था? क्योंकि हमें क्यू फाइंड करना था, अल्फ़ा टी आर यहाँ पर आया था। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा और टी आर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन सिर्फ सर्दियों में होता है, शादियों में। ठीक है, तो ये आ गया, टी आर की जगह ये आ गया, तो क्यू देखो 9.225 आ गया। बात क्लियर है, समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नाउ फाइंडिंग वैल्यू फॉर z। ठीक है, अब z इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा माइनस क्यू बीटा z माइनस बीटा z इंटू जेड प्लस बीटा। ये हमारे पास क्या है, सोव-रैडलिच की इक्वेशन है। ठीक है, सोव-रैडलिच में भी सिग्मा और एप्सिलॉन क्या होंगे, सेम रहते हैं, वही वैल्यू रहती है, तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ आ जाती है। अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कराई, क्यू की जगह क्यू पुट कराया, बीटा की जगह बीटा पुट कराया, ये रहा, तो और ये हम पुट कराते गए। हमने z पहले आइडियल कंडीशन पर रखा, इसलिए हमने यहाँ पे और यहाँ पर हमने क्या किया, 1 पुट कराया था, हमारे पास कंडीशन आई 0.9589, z 1 आया। अब z1 की मदद से सोव-रैडलिच कॉम की कंडीशन में हमने z2 की आइट्रेशन करनी है। इतनी आइट्रेशन है कि मेरी टाइट्रेशन हो गई है, मैं टाइट्रेशन के मारे लाल हो चुका हूँ। ठीक है, 0.9589 फिर हमने वैल्यूज़ पुट कराई, जिसमें मैं खुद ही पुट हो गया था और मैंने खुद ही गलत पुट कर दिया था। बहुत देख के वैल्यूज़ पुट कराना भाई, वरना ऐसा ना हो तुम लोग खुद ही चुट हो जाओ। 0.9569 आ गया, बैठे बैठे कमर दुख गई है मेरी। 0.9569 आया, ठीक है, Z2 आ गया, फिर Z2 को Z3 के लिए पुट कराएंगे, 0.9569 0.9569 इस तरह करके पूरा, तो 0.956 आ जाएगा। अब आखिरी में थोड़ा सा यार भंड आ रहा है यार, इतना तो माफ़ी चलती है ना। तो Z3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Z2, ऑलमोस्ट क्या हुआ, कन्वर्ज्ड हो गया। अब नाउ फॉर v हमारे पास v इक्वल टू ZRT अपॉन P, तो Z हमारे पास 0.9568 आ रहा था फाइनल जो था, R हमारे पास 83.14 आ रहा था, और टेम्परेचर गिवन क्वेश्चन में और प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास ये आ गया सोव-रैडलिच कॉम की कंडीशन में V। अगली आती है पेंग रॉबिन्सन, है ना, कितने नए नए नाम आ रहे हैं, पानी पी के आता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे गौर से चीज़ों को समझना है। Z इक्वल्स टू, नींद आ रही है, 1 प्लस बीटा निकालना है। देखो बीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, बीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने सोव-रैडलिच कॉम में निकाला, रैडलिच कॉम में निकाला, तो पेंग रॉबिन्सन में भी बीटा वैसे ही रहेगा, चेंज जो आएगा वो क्यू में आएगा, और क्यू के अंदर जो अल्फ़ा टी आर होता है ना, वो मसला करता है, इसलिए उसमें चेंजिंग आती है। तो अल्फ़ा टी आर पहले निकलेगा, देन फिर क्यू निकलेगा, और अल्फ़ा क्यू निकालना है ताकि हमारे पास जेड आए, तो अल्फ़ा टी आर ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई, अल्फ़ा टी आर अल्फ़ा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी हुई थी, ये देखो अल्फ़ा पी टी आर कह रहा हूँ, अल्फ़ा पी आर। ठीक है, टी आर और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, डबल डैगर के साथ दिया हुआ है, और ये उसका पूरा फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला हम छाप लेंगे, जल्दी से ये फार्मूला छापा हमने, और इस फार्मूले को पूरा कॉपी करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करानी है, बस करना क्या है, रिड्यूस टेम्परेचर रखना है, सारा कमाल रिड्यूस टेम्परेचर का पूरा न्यूमेरिकल्स में। तो ये हमारे पास अल्फ़ा पी आर आ जाएगा, जो कि डिपेंड कर रहा है रिड्यूस टेम्परेचर और असेंट्रिक फैक्टर पे, ये आ गया। देन हमें क्या करना है कि ये आ गया, सही है, क्यू हमें निकालना था। जब क्यू निकालना था तो अल्फ़ा टी आर हमने जब निकाला, अब अल्फ़ा टी आर को क्यू में पुट कराएंगे और ये सारी चीज़ें निकालेंगे। पेंग रॉबिन्सन के केस में साई क्या है,
0.42748 सेम ही है। ओमेगा क्या है, ये भी सेम ही है। ठीक है भाई, सॉरी पैंग रोबिन्सन SRK में देख रहा हूँ, ये देखो 0.07780, मैं ये कहूँ सेम कैसे हो सकते हैं भाई। और इसमें ये है, तो हम वैल्यूज़ चेंज कराएंगे तो ऐसी बात है भाई, करानी पड़ेगी। तो हमने वैल्यूज़ पुट कराई हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कराने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने ये निकाला, क्यों निकाला, अच्छा 0.9571 हमारे पास आंसर आएगा पहली आइट्रेशन पर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि मुश्किल होगी समझने में, लेकिन कोशिश ये करना कि चीज़ों को पहले से स्टार्ट किया करो ना। एक अगर रेडलिच कॉन्ग समझ में आ गई ना भाई, ये भी समझ में आ जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। पैंग रोबिन्सन में बस हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना था अल्फा पी आर हमने चेंज किया। पैंग रोबिन्सन ही कंडीशन में चेंज होता है। उसके बाद हमने क्या चेंज किया था, हमने क्यू को चेंज किया। क्यों? क्योंकि अल्फा टी आर यहाँ पे बेसिकली चेंज हो रहा है। अल्फा टी आर यानी रिड्यूस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अल्फा पी आर, अच्छा यहाँ पे कोई कहेगा भाई रिड्यूस टेम्परेचर के साथ ओमेगा क्यों नहीं लिखा, भाई बात एक ही है यार, बस असेंटिव फैक्टर आ रहा है, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास, हमने सारी वैल्यूज पुट कराई, ठीक। हम साई पुट कराया, ये ओमेगा पुट कराया, ये अल्फा टी आर हमारे पास ऊपर आ गया, टी आर ओमेगा बेसिकली 0.6637 रिड्यूस टेम्परेचर आया था, तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने पुट कराया हमने इक्वेशन में, बीटा माइनस क्यू बीटा, ये सारी हमने वैल्यूज पुट कराई, तो हमारे पास फाइनली ये आया। उसके बाद 1 और ये 1 और 1, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कराई, और 1 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे केस रेडलिच कॉन्ग वाला नहीं है, यहाँ पे पैंग रोबिन्सन वाला केस है। तो हमने पैंग रोबिन्सन के लिए सिग्मा को पुट कराना होता है। सिग्मा हमने पुट कराया 1 माइनस √2, और घुसा ये कराया यार, माजरत मेरे पास जगह नहीं थी। उसके बाद z प्लस सिग्मा एप्सिलॉन पुट कराया बेसिकली, सॉरी, तो सिग्मा यहाँ पे ये पुट कराया 1 प्लस √3, सॉरी, ठीक है। मैं करीब से दिखा भी दूँगा, इसके नोट्स भी चाहिए तो मुझसे ले लेना, PDF में दे दूँगा मैं, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद नाउ फॉर Z2, तो ये आया हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई वगैरह करवा के ये निकालना, तो ये आ गया। उसके बाद ये खचाड़ा आ जाता है, ये खचाड़ा पेश है आपके सामने, ठीक है। 0.9550 आ रही थी, उसके बाद मैंने ये खिचड़ी बना दी। उसके बाद ये इक्वेशन आई हमारे पास, करंट क्यों लग रहा है, तो ये आया, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये और ये वैल्यू प्लस हो रही थी, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जगह बचाने के लिए प्लस कर दी वहाँ पे। इसी तरीके से दूसरी वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई करा दी, ये वाली वहाँ पे ज़्यादा लिखी हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट मैंने इस वैल्यू को पुट कराया, तो हमारे पास वैल्यू आती गई। तो Z4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है Z3 के, यानी ये ऑलमोस्ट यार इक्वल मान लेते हैं। किसी को आइट्रेशन मजीद करनी कर ले भाई, जस्ट ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी। ये एप्सिलॉन है, ये सिग्मा है, ये लाजमी पुट होंगे। नहीं पुट कराओगे आपका पैंग रोबिन्सन पूरा केस ही गलत हो जाएगा, पूरा कटेगा 0 मार्क्स। V इक्वल्स टू ZRT/P, Z की जगह हमने कन्फर्मेटरी डालना है, ये डालना है। सबसे ज़्यादा जो प्रीसाइज होता है वो पैंग रोबिन्सन होता है, सबसे ज़्यादा प्रीसाइज होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 3.48 सॉल्व हो गया, बाकी बाद में करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो वो आ रहा है ना, न्यूमेरिकल आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, और ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पास पेपर में बहुत आया है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और शायद इस बार आ जाए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, लग रहा है इस बार शायद आ जाए, पूछा था, बाकी मर्ज़ी है भाई। देखो मैं वही बात कह रहा हूँ इस वीडियो में कि ना बिला वजह वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि पेपर मैं नहीं बना रहा भाई, पेपर जो बना रहा है वो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में, जो भी जहाँ से भी देख रहा है वो आपकी यूनिवर्सिटी में बना रहा है, मैं वहाँ थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ। मेरा काम यहाँ पे जितना समझाना तो समझाना है, यहाँ पे मेरा काम, पेपर बनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है।
और जिनके लिए बना रहा हूँ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भाई ये वाला। सबसे पहले क्या है, वही बात कि भाई Z और V निकालना है, ठीक है। और Z क्या है कि कोई अगर बाद में देख रहा है, मुझे पता है एक बार में तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं भी अपना आराम से चिल होकर लेक्चर बना रहा हूँ। इसके बाद बस मैं कवर क्या करूँगा, मैं एग्जांपल्स कवर करूँगा। आपने 3.46 मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगी। 3.48 करा चुका हूँ, 3.49 और 50। देखो अगर मुझे टाइम मिल जाता तो मैं करा दूँगा, वरना 3.50 बहुत आसान है। 3.50 में क्या होगा, वही ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन लगेगी, आपको दिए हैं, जस्ट आपने पुट कराना है और आपने आइट्रेशन करके निकालना है, ठीक है। और इक्वेशन आपके पास जाहिर सी बात है कोई चेंज नहीं हो रही, इस पर ये लग रही है, इस पर ये लग रही है, ये तो पिछले वालों से ज़्यादा आसान ये है, ठीक है, इसलिए इसको मैं देख नहीं रहा। उसके बाद आते हैं 3.49 पर, तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है, सारी चीज़ें इसकी आपको गिवन होंगी, ठीक है, कोई भी चीज़ इतना मुश्किल होगी नहीं, वही पूरा पैटर्न दिया हुआ। तो वीडियो में दोबारा डिस्कस करूँ तो ये टाइम जाएगा आपका ना, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल भी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, मैं 1 से 2 न्यूमेरिकल्स तो करा दिए हैं ना सर। मेरी कमर की जो हालत हो रही है ना, अल्लाह खैर, बैठे 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 अल्लाह माफ़ी। 3.47 का न्यूमेरिकल है, पहले समझ लेते हैं, आसान है, वही है भाई, वैल्यूज़ फाइंड करनी है Z और V की, और इन इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। अब तो भाई कमाल आ जाना चाहिए, कमाल साहब आ जाएं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, शराफत के साथ आ जाओ, शराफत अंकल के साथ आ जाओ, ठीक है। ये सारे डेटा हमने बना लेना, ठीक, और इसके पीछे ये रख देता हूँ मैं। ये पूरा मैंने क्वेश्चन लिख लिया और इसका मैंने डेटा बना लिया। सबसे पहला काम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमने रिड्यूस प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, फिर से बता रहा हूँ, रिड्यूस टेम्परेचर फाइंड किया, रिड्यूस प्रेशर फाइंड किया, दोनों को फाइंड किया, हमारे पास आंसर्स आए, हमने दोनों को सेपरेटली बॉक्स में रख दिया। उसके बाद ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन निकालनी है, तो ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन ये थी, फिर हमें पता था कि Z = PV/RT होता है, तो हमने इसकी जगह ये पुट करा दिया, ठीक है। जब हमने इसकी जगह ये पुट करा दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, फिर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, फिर हमने इसको RT/P किया, फिर RT/P, और ये चीज़ हमने कर ली। RT/P खुद एक आइडियल वॉल्यूम होता है, तो हमने सारी चीज़ें पुट कराई। टेम्परेचर गिवन था 320, प्रेशर गिवन था 15, आर हमें पता था 83.14 सेंटीमीटर में होता है। किसी ने ये बोला 8.314 होता है, तो उसको मैं खींच के चप्पल मारूंगा क्योंकि वो मीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में डिस्कस है। फिर 1+ और B-208, और यहाँ पे ये आ गया इक्वेशन, कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है, ठीक। तो हमने जब पूरा सॉल्व किया तो ये जो चीज़ आ रही थी ना, ये 1733 समथिंग आ रही है, ठीक। तो इसको दोबारा से मैं पूरा नहीं लिखूँगा, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं इसको सिर्फ अब 1773 लिखूँगा, और इस वाले वॉल्यूम को इस वाले वॉल्यूम की जगह पुट कराना है, ठीक है, आइडियल कंडीशन पे, क्योंकि ये आइडियल वॉल्यूम होता है। तो हमने सबसे पहले आइडियल वॉल्यूम पुट कराया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब ये कुछ हद तक रियल वॉल्यूम, अब इसको आइट्रेट करते रहेंगे और फिर हमारे पास रियल वॉल्यूम आएगा। तो हमने यहाँ पे आइडियल वॉल्यूम ही लगेगा, यहाँ पे हमारे पास रियल वॉल्यूम लग जाएंगे। जब यहाँ पे हमारे पास रियल वॉल्यूम लगेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा, वही ये सेशन 2 चल रहा है, ठीक है। आया एक और वॉल्यूम आया भाई। अब इसमें देखना है कि ये पिछले वाले से क्या कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई, मुलाकात ही नहीं कर रहा, रिश्ता ख़त्म। उसके बाद V3 हमने फाइंड करना है, वही काम किया, 1773 से सेम आइडियल वॉल्यूम यहाँ लगा, इसकी जगह ये पुट करा देना, ये पुट कराया तो ये आ गया। बीच में लाइट चली गई ना, तबाही हो जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका होगा, मेरे ख्याल से शायद 1 घंटा हो तो गया होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 2 घंटे का बनाने का प्लान था, मैंने कहा छोड़ो यार बच्चों पे रहम करो, मैं खुद कौन सा बड़ा बुढ़ा हूँ 50 साल का। V4
ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने पुट कराया, फिर इसी तरीके से कराते ही रहेंगे आइट्रेशन। तो हमारे पास आखिरी आंसर जो आ रहा होगा 1536.90 आ रहा होगा। तो हमने इन दोनों को मैच करना है, दोनों ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई कन्वर्ज हो गए। फिर हमें नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ कि V5 अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू V4, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, फॉर Z हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो Z का ये फार्मूला होता है, हमने निकाला। तो Z हमारे पास आ गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया। हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन है सिर्फ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट वाले केस के लिए, ठीक है। मामला समझ में आ गया। तो हमने इक्वेशन लिखी, हमें पता था कि PV/RT Z के बराबर होता है। हमने दोनों को सब्स्टिट्यूशन कराई, इसकी जगह ये रखा, ठीक है। PV/RT इक्वल्स टू 1 + B/V। V को अकेला छोड़ देना है, अब बाकी सारे के सारे से छोड़ छाड़ के इस तरफ आ जाएंगे और पूरी ये चीज़ हो जाएगी। RT/P कम वक्त RT/V यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये आइडियल वॉल्यूम है, हमें पता था। B हमें क्या कहा था कि भाई पिट्ज़र से निकालना है, फ्रॉम पिट्ज़र कोरिलेशन, यानी पिट्ज़र से आपको B निकालना पड़ेगा, हम नहीं दे रहे दफ़ा और पहली फुर्सत में। तो हाँ, ये क्या हुआ, ये पिट्ज़र का कोरिलेशन था। इस रिलेशन को हम अभी वो भी करेंगे आगे। ये एक्यूरेट नहीं है पिट्ज़र का कोरिलेशन, ये बेसिकली B कैप है, जिसको कैप पहनाना भूल गया हूँ मैं, क्योंकि कैप महंगी हो गई है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, और इस बार कम बैक होना था लेकिन खंबा आ गया, ठीक है। तो B 0 = 0.083, 0.422, 0.07891 और पावर की पावर आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह B1 निकालेंगे। तो B1 भी हमने निकाला, जस्ट रिड्यूस टेम्परेचर को चेंज किया, आंसर आ गया। अब पुट इन पिट्ज़र कोरिलेशन, अब ये डायरेक्टली हम पुट नहीं कराएंगे, हमें ये भी बात पता है कि भाई ये कंडीशन थी, ठीक है। क्या थी, ये कंडीशन थी हमारे पास। तो BPC हमें क्या करना है, BPC और RTC ये यहाँ पे ला के रखना है, कंपेयर कराएंगे। B को अकेला छोड़ देंगे और बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ लेके चले जाएंगे। हम उस तरफ लेकर गए, हमारे पास सारी चीज़ें आई और ये चीज़ भी हमारे पास आ गई 184.3 cm3 हमारे पास आंसर आ गया। B आ गया बेसिकली हमारे पास। तो B हमें फाइंड करना था, B यहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन अल्फ़ा में पुट कराएंगे। तो क्या करना था, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा, इक्वेशन अल्फ़ा ये बताती थी, तो हमने यहाँ पे ये रखा। आइडियल वॉल्यूम हमने यहाँ ये डाल दिया, जैसे कि पिछली इक्वेशन में आया था, ये आया हमारे पास। अरे नहीं ये नहीं आया भाई, ये गलत है। V ये आ गया हमारे पास। अब हम अगली चीज़ पे जाएंगे, शीट नंबर 1 ये, ठीक है। V2 हमारे पास ये आया 1588.5, ठीक है। उसके बाद V 1733.6 और ये पूरी चीज़ आएगी। तो इस तरह आइट्रेशन हुई। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर ये वाली वैल्यू पुट करानी है, ये आया, और आइडियल वॉल्यूम यहाँ पे आया जा रहा है। फिर इन दोनों को मैच किया, नहीं हो रहे थे, कॉइंसाइड कन्वर्ज नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्या किया कि दिमाग सुन हो रहा है आइट्रेशन करके, मेरी टाइट्रेशन हो रही है। ये हमने रखा, ये वाली वैल्यू रखी इस यहाँ पर, तो हमारे पास फिर और प्रीसाइज वैल्यू आई। फिर हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखना है, यानी नीचे वाली वैल्यूज़ पर चेंज करते जाना है। तो एट दी एंड हमारे पास मज़ीद कोई करना चाहे आइट्रेशन कर ले भाई, लेकिन मैंने यहाँ पर आइट्रेशन रोक दी है, ठीक है। और करीब ही आ रही है, थक के मैंने रोक दी थी। अब मैं ये वाली आखिरी वाली वैल्यू पुट करूँगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को मालूम करने के लिए। तो ये आ गया 0.882 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद रेडलिच कॉन्ग का हमें दिया होता है कि भाई रेडलिच कॉन्ग फाइंड करें आप। तो रेडलिच कॉन्ग हम फाइंड करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, खाना खाना, बहुत भूख लग रही है। ये रेड लिस्ट कौन थी, तो क्यू की जगह मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, बी की जगह बी यूज़ करना है। बी मैंने अभी बताया था, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में ना, मैं स्क्रीन अब दोबारा नहीं दिखा रहा। बोल बोल के हालत बुरी हो गई। ठीक है भाई, हमारा रेड लिस्ट कॉन्ग चल रहा था। टाइम क्या हो गया है, ओह अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास रेड लिस्ट कॉन्ग चल रहा था, ब्रेक लिया था यार, मैं थक गया। देख लो 3 पॉइंट कितने हुए, और 3 पॉइंट कह रहा हूँ, 3.5 हुआ है रात में ना, तो हालत टाइट हो गई। सही है। उसके बाद हमें क्यू निकालना था, क्यू हमने निकाला साई और अपॉन ओमेगा टी आर और उसकी पावर -3/2, तो ये हमने पूरा निकाल लिया। ठीक है, क्यू देखो 7.0469। अब ये पूरी चीज़ आ गई है और ये हमने पूरा चेक कर लेना है। हमने जस्ट पुट कराया है, बी हम ऊपर निकाल चुके हैं, बीटा बेसिकली, और क्यू हमने पुट कराना है, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। रेड लिस्ट कॉन्ग का भी केस चल रहा है हमारे पास ना। उसके बाद आइट्रेशन फॉर Z2। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने Z1 के लिए आइट्रेशन कराई थी। Z पे पहले हमने 1 रखना है, सब जगह 1 रखा और हमारे पास होता गया। अब मैं तेज़ी से कवर करूँगा। तो Z2 के लिए आइट्रेशन हुई, अब फिर हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज होंगी, फिर अगली वैल्यू आई, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की, अगली वैल्यू आई, इस तरह आती जाएगी। फिर Z4 के लिए आइट्रेशन करनी है, ये वैल्यू रखी, Z3 वाली वैल्यू रखी। हमें जस्ट Z चेंज कराना है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब कोई मुझसे ये कहेगा कि ये क्या चेंज करा दिया भाई, मैंने सिंप्लीफिकेशन करा दी बस, और ताकि मेरे पास जगह बचे, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इस चीज़ को चेंज करता रहा ताकि मेरे पास लिखने की जगह बचे। कन्वर्ज होगा भाई, जस्ट ख़त्म बात। V = ZRT/P। ठीक है, तो Z की जगह Z रखना, R की जगह R, और बाकी पूरा ये रखना है। अगला रखना है सोव रेड लिस्ट कॉन्ग। ठीक, सोव रेड लिस्ट कॉन्ग में भी तकरीबन वही चीज़ है। बीटा हमारे पास जो होगा वो रेड लिस्ट कॉन्ग जैसा ही होगा, और क्यू जो हमारे पास होगा वो क्या है, अल्फ़ा TR और ये सिग्मा TR। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ रखनी है। अल्फ़ा SR के रिलेशन दिया हुआ था, जस्ट पुट कराना है, और सेंटर फैक्टर वगैरह भी दिए हुए होंगे, तो ये आ जाएगा। अब जब अल्फ़ा आ गया तो अल्फ़ा TR की जगह हमने ये चीज़ पुट करानी है। ठीक है, क्यू जब हम निकाल रहे होंगे, बेसिकली अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा आ गया। ठीक है, सॉरी अल्फ़ा TR आ गया। यहाँ पे कोई एक चीज़ गायब है, हाँ यहाँ पे देखा, पकड़ा गया। सिग्मा नहीं, वो सिग्मा कह रहा हूँ, साया नहीं लिखा हुआ, साया आ गया, ये आया, अल्फ़ा TR की जगह ये आ गया, यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं। ओमेगा की जगह ये आ गया और TR की जगह ये आ गया। जस्ट सॉल्व किया, आइट्रेशन करी, वही वैल्यू चेंज करते गए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया था, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया। आइट्रेशन करते रहेंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा। ये आंसर आया, ख़त्म हो गई चीज़। जब आंसर आएगा तो Z4 हमारे पास फाइनल चौथी पे आइट्रेशन पे हमारे पास आंसर कन्वर्ज हो रहा होगा, 0.8959 आ रहा है। हमने ये फार्मूला लगाया, हमने सोव रेड लिस्ट पे कर लिया। अब यही काम हमें पैंग रॉबिन्सन पे भी करना है। स्टोरेज का इशू हो रहा है, वार्निंग दे रहा है, वरना मैं पैंग रॉबिन्सन भी करता। पैंग रॉबिन्सन भी अगले पेज पर हुई हुई है। ठीक है, पैंग रॉबिन्सन में क्या होगा, जस्ट हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी, 1 - √2 और 1 + √2 जैसे होता है, बाकी पूरा यही होगा। तो हम याद रखना है, हालत ऐसी की तैसी हो गई है बनाने में। अल्लाह हाफ़िज़।